नमस्कार साथियों। आज हम अपनी क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं और उस विधि का नाम है अंतर्दर्शन विधि अथवा आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो अंतर्दर्शन विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं और अपनी इस क्लास से पूर्व हमने आपको शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां रेखा चित्र के माध्यम से बतलाई थी। तो सबसे पहले हम अंतर्दर्शन विधि, तो ये अंतर्दर्शन विधि है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सर्वाधिक प्राचीन विधि है। यानी व्यक्ति के स्वयं के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जो सर्वाधिक प्राचीन विधि है, जो सर्वप्रथम विधि है, वो कौन सी? अंतर्दर्शन विधि। तो सबसे पहले सर्वाधिक प्राचीन, यानी सर्वाधिक प्राचीन विधि है। सर्वाधिक प्रारंभिक है, यानी सबसे पहली प्रारंभ की जो सबसे पहली शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधि है वो है अंतर्दर्शन विधि। तो सर्वाधिक प्राचीन प्रारंभिक, परंपरागत, ट्रेडिशनल, यानी परंपरागत विधि है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती जा रही है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की मानसिक क्रियाओं का, मन की क्रियाओं का क्या करता है? निरीक्षण कर सकता है। तो यह क्या है? परंपरागत विधि है। तो सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक प्रारंभिक, परंपरागत व आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ विधि, यानी सब्जेक्टिव। आत्मनिष्ठ ऐसी विधियां जिनमें व्यक्ति अपने स्वयं का निरीक्षण स्वयं करने वाला हो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का निरीक्षण नहीं किया जाए। व्यक्ति अपने व्यवहार का, गुण का, अपनी मानसिक क्रिया एवं प्रतिक्रियाओं का एवं मन का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जब स्वयं होता है, अध्ययन करता है, जब क्या होता है? स्वयं होता है व्यक्ति, तो उन विधियों को हम क्या कहते हैं? आत्मनिष्ठ विधि अथवा सब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। तो सबसे पहला बिंदु हमने निकाल लिया, वो था अंतर्दर्शन विधि है। वो क्या है? सर्वाधिक प्राचीन है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन अथवा प्रथम विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। प्रारंभिक है, सबसे प्रारंभ और सबसे पहले इसी विधि का क्या किया गया? प्रयोग किया गया, उपयोग में लाया गया। परंपरागत विधि है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऑटोमेटिक स्थानांतरित होने वाली विधि है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में, अपनी मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया एवं मनोभावनाओं का क्या कर सकता है? मूल्यांकन भली भांति कर सकता है, सक्षम हो सकता है। तो आप देख रहे हैं क्या? परंपरागत विधि है। और यह क्या? आत्मनिष्ठ विधि भी है, सब्जेक्टिव मेथड भी है। आत्मनिष्ठ से तात्पर्य वे विधियां जिनमें जो अध्ययन करता होता है वो व्यक्ति स्वयं ही होता है। व्यक्ति अपनी मानसिक क्रिया प्रतिक्रियाओं का अध्ययन स्वयं करने वाला हो, कोई बाहरी या अन्य दूसरे व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का जब अध्ययन न किया जाए, तो ऐसी विधियां क्या कहलाती हैं? आत्मनिष्ठ अथवा सब्जेक्टिव मेथड कहलाती हैं। तो सर्वाधिक प्राचीन, प्रारंभिक, परंपरागत व आत्मनिष्ठ विधि है। अगला बिंदु, जो अंतर्दर्शन विधि या इस प्रकार का जो विचार दिया कि भाई मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जा सकता है, जिसे अंतर्दर्शन कहते हैं। तो इस प्रकार का जो सर्वप्रथम विचार देने वाला व्यक्ति था वो था इंग्लैंड का दार्शनिक जॉन लॉक। तो सर्वप्रथम विचार अथवा दर्शन दिया, यानी अंतर्दर्शन विधि का सर्वप्रथम जो विचार दिया वो किसने दिया? जॉन लॉक ने। और यह कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के दार्शनिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण करने का क्या दिया? विचार दिया। और इसी को हम फिर क्या कहने लगे? अंतर्दर्शन विधि कहने लगे। तो सर्वप्रथम विचार व दर्शन किसने दिया? जॉन लॉक, जो इंग्लैंड के थे। तो इन्होंने क्या बताया? मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की
मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण, क्रियाओं का निरीक्षण। तो इन्होंने क्या कहा? अंतर्दर्शन कहा। तो सर्वप्रथम विचार देने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? जॉन लॉक, जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। तो इन्होंने बताया कि मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण ही क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन कहलाता है। और इसी को फिर हम क्या कहने लगे? अंतर्दर्शन अथवा आत्मनिरीक्षण विधि कहने लगे। अगला बिंदु, उपनाम। अब इस अंतर्दर्शन विधि को हम आत्मनिरीक्षण अथवा आत्मगत निरीक्षण भी कहते हैं। तो इसका उपनाम क्या है? आत्म निरीक्षण अथवा आत्मगत निरीक्षण। और ये आत्मनिरीक्षण अथवा आत्मगत जो निरीक्षण था, ये उपनाम इसको जिस विद्वान ने दिया वो थे रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ, RS वुडवर्थ ने अंतर्दर्शन विधि को क्या कहा? आत्मनिरीक्षण अथवा आत्मगत निरीक्षण विधि, यानी मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण क्या कहलाता है? आत्म निरीक्षण अथवा आत्मगत निरीक्षण कहलाता है। अब आप देखते हो, सर्वप्रथम सर्वाधिक प्राचीन विधि है, परंपरागत विधि है, प्रारंभिक विधि है। तो आप देख रहे हो सर्वप्रथम जो दर्शन शास्त्रियों द्वारा सर्वाधिक जिस विधि का प्रयोग किया गया वो कौन सी थी? अंतर्दर्शन विधि थी। यानी जितने भी दार्शनिक थे उनमें अधिकांश दार्शनिकों ने एवं विद्वानों ने आत्मा के अध्ययन के लिए जिस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया वो थी अंतर्दर्शन विधि। तो दार्शनिकों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग, यानी इस अंतर्दर्शन विधि का सर्वाधिक प्रयोग दार्शनिकों द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि आत्मा के अध्ययन के लिए इससे अधिक कोई उपयुक्त विधि ना तो थी और ना ही माना जा सकता था। तो आप देखते हो, तो जो दार्शनिक थे उन दार्शनिकों द्वारा सर्वाधिक अंतर्दर्शन विधि का क्या किया गया? आत्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यक्ति के शरीर में उपस्थित आत्मा का अध्ययन कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता, वह स्वयं ही भली बात कर सकता है। उससे संबंधित जानकारी होगी, उसको जो पूर्णतः सत्य जानकारी मिलेगी, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मिलेगी। इसलिए क्या था? दार्शनिकों द्वारा आत्मा के अध्ययन हेतु सर्वाधिक किस विधि का प्रयोग किया गया? अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया गया। अब आ जाओ शाब्दिक अर्थ। जो अंतर्दर्शन विधि है, तो अंतर्दर्शन का शाब्दिक अंत मतलब अंदर, दर्शन मतलब देखना। तो अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर देखना अथवा झांकना। अंदर की ओर देखना अथवा झांकना एक ही बात है। या अपने आप में देखना, या अपने आप में देखना। तो आप देख रहे हो जो अंतर्दर्शन विधि है, इस अंतर्दर्शन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अंदर की ओर देखना अथवा झांकना या अपने आप में देखना। यानी अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत अपने स्वयं की मन की क्रियाओं का क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है, या निरीक्षण करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। तो अब आप देख रहे हो इस अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत क्या बातें बतलाई गई, क्या तथ्य बतलाए गए। तो आत्मनिरीक्षण अथवा अंतर्दर्शन क्या है? मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की मन की क्रियाओं का निरीक्षण करने की क्या है? प्रक्रिया है। जो अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण है, मस्तिष्क के द्वारा स्वयं के मन की क्रियाओं का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। या यह कहें आत्मनिरीक्षण मानसिक क्रियाओं के द्वारा, आत्मनिरीक्षण क्या है? मानसिक क्रियाओं के द्वारा मन में उत्पन्न होने वाले भावों एवं उन भावों के प्रति प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने वाली क्या है? विधि है। क्या है? विधि है। तो आत्मनिरीक्षण
आत्म निरीक्षण मस्तिष्क के द्वारा स्वयं के मन में उत्पन्न होने वाले भावों का एवं उनके प्रति प्रतिक्रियाओं के अध्ययन की विधि है। यानी आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि क्या है? अपने स्वयं के मन के निरीक्षण करने की क्या प्रक्रिया है, या आत्मनिरीक्षण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मस्तिष्क के द्वारा हम अपने मन में उत्पन्न होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भावों एवं उनके प्रति प्रतिक्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे छोटा सा ही एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा आपको। जैसे कोई भी मानसिक क्रिया आपके मन मस्तिष्क में चल रही है, जैसे मान लो स्मरण, कौन सी मानसिक क्रिया आपके मस्तिष्क में? स्मरण। और स्मरण के तहत आप अपने पिताजी का देहांत होने के बाद उन अनमोल लम्हों को याद कर रहे हैं कि जब आप छोटे थे तो पिताजी किस तरीके से आपको लाड़ दुलार और प्यार करते थे, आपको साथ उंगली पकड़कर घुमाने के लिए ले जाते थे, आपको विद्यालय छोड़ते थे, और जब कभी आप अगर बीमार या दुखी हो जाते थे तो वो आपकी सेवा तक भी करते थे, आपका ध्यान रखते थे, रातों रात जागकर बार बार आपको खड़े होकर देखते थे कि मेरा बेटा स्वस्थ है या बीमार है। तो आप देख रहे हो आप के मस्तिष्क में कौन सी प्रक्रिया चल रही है? स्मरण की प्रक्रिया चल रही है। और इस मानसिक क्रिया के समय आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं अपने पिताजी के जाने के बाद, उनका देहांत होने के बाद आप अपने पिताजी के प्रति क्या अत्यंत भावुक हुए जा रहे हो, और आप अपने पिताजी को क्या कर रहे हो? स्मरण कर रहे हो, याद कर रहे हो, उनके उस प्रेम को, उनके पितृत्व भाव को। तो आप देख रहे हो जो अंतर्दर्शन विधि है, उस अंतर्दर्शन विधि में यही अध्ययन किया जाता है कि अंतर्दर्शन विधि में किसी मानसिक क्रिया के समय व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले भावों एवं उनके प्रति प्रतिक्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो जो अध्ययन किया जाता है जिस विधि के द्वारा, उस विधि को हम क्या कहते हैं? अंतर्दर्शन विधि अथवा आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। अगला, जितने भी पूर्व में मनोवैज्ञानिक हैं तो उन सभी मनोवैज्ञानिकों ने क्या है, जो अंतर्दर्शन विधि है, अंतर्दर्शन विधि के द्वारा जो संवेग है, चाहे वो ईर्ष्या अथवा प्रेम का हो, क्रोध अथवा शांति का हो, ठीक है जी, सुख अथवा दुख का हो, इन सभी संवेगों के समय मन में उत्पन्न होने वाले भावों का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? उन्होंने अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया है। यानी सुख दुख, क्रोध शांति व घृणा या प्रेम से संबंधित मन में उत्पन्न भावों एवं उनके प्रति उत्पन्न प्रतिक्रियाओं के अध्ययन हेतु उपयुक्त। यानी जो पूर्व में जितने भी मनोवैज्ञानिक है, उन मनोवैज्ञानिकों ने मन में उत्पन्न होने वाले सुख अथवा दुख, क्रोध अथवा शांति, घृणा अथवा प्रेम से संबंधित जो भाव है, जो मन में उत्पन्न होने वाले भाव है, और इन भावों के प्रति उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के लिए जो विधि प्रयोग में लाई है, वो मुख्यतः कौन सी विधि लाई है? अंतर्दर्शन विधि प्रयोग में लाई गई है। तो आप देख रहे हो कि अगर ये अंतर्दर्शन विधि है तो हमने आपको बताया सर्वाधिक प्राचीन, प्रारंभिक, परंपरागत और आत्मनिष्ठ विधि है। फिर हमने आपको बतलाया कि इस विधि का सर्वप्रथम विचार अथवा दर्शन दिया, वो किसने दिया? जॉन लॉक ने दिया, और वो कौन थे? इंग्लैंड के थे। उसके बाद हमने बताया जॉन लॉक ने क्या बताया? मस्तिष्क के द्वारा स्वयं
के मन की क्रियाओं का निरीक्षण या स्वयं की मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन कहलाता है। फिर हमने आपको बतलाया, इसको उपनाम बताया, आत्मनिरीक्षण अथवा आत्मगत निरीक्षण। और ये आत्मगत निरीक्षण विधि इसको किसने कहा? आर.एस. वुडवर्थ ने कहा। फिर हमने आपको बतलाया कि ये अंतर्दर्शन विधि है, आत्मा के अध्ययन हेतु दार्शनिकों ने सर्वाधिक इस विधि का ही क्या किया? प्रयोग किया, उपयोग में लिया। क्यों? क्योंकि आत्मा के अध्ययन हेतु इससे अधिक कोई उपयुक्त विधि ना तो थी, ना माना जा सकता था। तो दार्शनिकों ने सर्वाधिक अंतर्दर्शन विधि का क्या किया? प्रयोग किया। फिर हमने आपको बतलाया कि ये अंतर्दर्शन विधि कहती क्या है? आत्मनिरीक्षण विधि भी इसको कहते। तो आत्मनिरीक्षण में क्या है? मस्तिष्क के द्वारा स्वयं के मन में उत्पन्न होने वाले भावों एवं उन भावों के प्रति प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इस विधि के अंतर्गत। फिर हमने आपको एग्जाम्पल के तहत बतलाया कि जैसे मान लो आपके मानसिक पक्ष में, आपके मस्तिष्क में कोई स्मरण की मानसिक क्रिया संचालित हो रही है। तो आप देख रहे हो, आप स्मरण की मानसिक क्रिया को याद करते समय अपने पिताजी के देहांत होने के बाद आप उनके पालन पोषण, लालन पालन की क्या तौर तरीकों को याद कर रहे हैं। वो आपको किस प्रकार से विद्यालय छोड़ते थे, किस प्रकार से आपको घुमाने के लिए ले जाते थे, आपकी बीमार या दुखी होने पर वो किस प्रकार से बार बार आपकी देखभाल के लिए सदैव खड़े तत्पर रहते थे। तो इस मानसिक क्रिया को आप स्मरण करते समय या इस मानसिक क्रिया संचालित होते समय आपके अपने पिताजी के प्रति किस किस प्रकार के भावों का क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। आप अपने पिताजी के प्रति प्रेम और आदर के भाव क्या है? प्रकट हो रहे हो, और आप उनके देहांत होने के बाद अत्यंत दुखी एवं व्यथित और अनाथ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो यही है, ये सब किसके तहत जाना जा सकेगा? अंतर्दर्शन विधि के तहत ही जाना जा सकेगा कि किसी मानसिक क्रिया के समय आपके मन में उत्पन्न होने वाले भावों एवं उन भावों के प्रति प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने हेतु जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, वो विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि है। फिर हमने आपको बतलाया सुख दुख क्रोध शांति घृणा प्रेम आदि से संबंधित जो उत्पन्न भाव है और उन भावों के प्रति प्रतिक्रियाओं के अध्ययन हेतु जो पूर्व में जितने मनोवैज्ञानिक उन्होंने सर्वप्रथम किस विधि का ही प्रयोग किया है? अंतर्दर्शन विधि का ही प्रयोग किया है। अगला बिंदु, जनक अथवा प्रवर्तक। तो जो अंतर्दर्शन विधि है, इस विधि का जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंट को। इसको माना जाता है विलियम वुंट। वह उनके शिष्य हैं जो है टिचनर। इनको अंतर्दर्शन विधि का जनक अथवा प्रवर्तक माना जाता है। ध्यान रखना, अंतर्दर्शन विधि का सर्वप्रथम विचार या दर्शन किसने दिया? जॉन लॉक ने, जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। उन्होंने क्या बताया? मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की मानसिक क्रियाओं का या स्वयं के मन की क्रियाओं का निरीक्षण ही क्या? अंतर्दर्शन कहलाता है। फिर हमने आपको बतलाया इस विधि को उपनाम आत्मगत निरीक्षण या आत्मनिरीक्षण किसने कहा? आर.एस. वुडवर्थ ने। और अब है जनक अथवा प्रवर्तक, यानी इस विधि को देने वाले। तो विलियम वुंट और उनके शिष्य कौन? टिचनर थे, जिन्होंने अंतर्दर्शन विधि का क्या किया? सूत्रपात किया। इसके बाद आ जाओ समर्थक, यानी अंतर्दर्शन विधि के, यानी स्वयं के मन में उत्पन्न होने वाले भावों एवं उनके प्रति प्रतिक्रियाओं के अध्ययन हेतु अंतर्दर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक अथवा दार्शनिक कौन कौन थे? तो आप देख रहे हो डेकार्टे या डेकार्टे, गाल्टन, एंजेल, स्टाउट, हिलगार्ड, एटकिंसन और जॉन लॉक आदि। तो इन सभी ने क्या किया? अंतर्दर्शन विधि का, विलियम वुंट द्वारा प्रतिपादित अंतर्दर्शन विधि का क्या किया? इन्होंने समर्थन किया और उन्होंने बताया कि हाँ, मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की मानसिक क्रियाओं का स्वयं के मन में उत्पन्न होने वाले भावों के लिए जो बेहतरीन या सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो क्या है? अंतर्दर्शन विधि है। तो समर्थक डेकार्टे, गाल्टन, एंजेल, स्टाउट, हिलगार्ड, एटकिंसन और जॉन लॉक। तो इन विद्वानों ने क्या किया? इसका समर्थन किया। तो अंतर्दर्शन विधि क्या है? सर्वाधिक प्राचीन है, प्रारंभिक है और आत्मनिष्ठ विधि है। अब आ जाओ, अलग अलग विद्वानों ने अंतर्दर्शन विधि को किस किस प्रकार से परिभाषित किया या किस किस प्रकार से इसे शब्दों में गढ़ा। तो सबसे पहले आ जाओ आप
परिभाषाएं। अब इसके बाद परिभाषाएं, तो डेकार्ती जो इनके समर्थक थे इस अवधारणा वो सॉरी इस विधि के, इस शिक्षा मनोविज्ञान की विधि अंतर्दर्शन विधि के समर्थक थे डेकार्ते। उन्होंने क्या कहा, स्वयं प्रत्यक्षीकरण करना, स्वयं प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन, स्वयं प्रत्यक्षीकरण करना भी अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। तो डेकार्ते ने क्या बोला, डेकार्टे ने कहा कि भाई अंतर्दर्शन क्या, स्वयं प्रत्यक्षीकरण करना भी अपने बारे में क्या है, ज्ञान प्राप्त करना है। यानी मस्तिष्क के द्वारा स्वयं के अंतर्मन का क्या करना है, निरीक्षण करना, किसके द्वारा, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, अपनी मानसिक गतिविधियों के द्वारा मन में उत्पन्न होने वाले भावों को, क्रियाओं को एवं प्रतिक्रियाओं को क्या करना है, जानना ही क्या है, अंतर दर्शन है। तो स्वयं प्रत्यक्षीकरण करना भी क्या है, अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। तो यह किसने बोला, डेकार्ते ने बोला। इसके बाद आप आ जाओ टिचनर। टिचनर ने कहा अंदर की ओर देखना, टिचनर ने कहा अंतर्दर्शन का है अंदर की ओर देखना ही अंतर्दर्शन है। यह किसने कहा, टिचनर ने, जो कौन थे, विलियम वुंट के शिष्य थे। तो उन्होंने कहा अंदर की ओर देखना ही क्या है, अंतर्दर्शन है। उसके बाद आप आ जाओ जी.ई. स्टाउट। क्या, जी.ई. स्टाउट। तो आप देख रहे हो टिचनर की परिभाषा में अंदर की ओर देखना या अपने आप में झांकना ही क्या, अंतर दर्शन है। यानी अपनी मानसिक या मस्तिष्क के द्वारा अपने मन में उत्पन्न होने वाले भावों एवं उनके प्रतिक्रियाओं के अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या है, अंतर दर्शन है। तो आप देख रहे हो ये किसने कहा, टिचनर ने कहा। अब जी स्टाउट ने क्या कहा, अंतर दर्शन, अंतर दर्शन स्वयं की क्रियाओं द्वारा, अंतर दर्शन मस्तिष्क, मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का क्रमबद्ध रीति से अध्ययन करना है। ये किसने कहा, यह जी स्टाउट ने कहा कि अंतर्दर्शन क्या है, मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से, एक क्रमबद्ध यानी सिस्टेमेटिक तरीके से, क्रमबद्धता से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अंतर्दर्शन कहलाता है। तो मस्तिष्क के द्वारा स्वयं के मन में उत्पन्न होने वाले भावों का क्रमबद्ध तरीके से क्या है, अध्ययन क्या कहलाता है, अंतर्दर्शन कहलाता है। तो यह किसने कहा, जी स्टाउट ने। तो आप देख रहे हैं छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, तो अलग अलग विद्वानों ने क्या ऐसे अंतर्दर्शन को अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया। डेकार्ते ने क्या कहा, स्वयं प्रत्यक्षीकरण करना भी अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। यानी स्वयं के मस्तिष्क के द्वारा स्वयं के मन में उत्पन्न होने वाली क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं को अध्ययन करना भी क्या, अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में पूर्णतः ज्ञान होता है कि उसका आचार विचार एवं संस्कार किस प्रकार के हैं, उसकी क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या उसकी क्षमताएं हैं। तो ये सब के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में पता हुआ होता है। टिचनर ने क्या कहा, अंदर की ओर देखना या अपने आप में झांकना ही क्या, अंतर दर्शन है। यानी अपने अंदर की ओर देखना, स्वयं को देखना, स्वयं का मूल्यांकन करना ही क्या है, अंतर दर्शन है। स्वयं का आकलन ही क्या है, अंतर दर्शन है। उसके बाद जी स्टार्ट ने कहा अंतर
का निरीक्षण करने वाला दृष्टा व अंतर्दर्शन कर्ता व्यक्ति स्वयं ही होता है। यानी अंतर्दर्शन विधि में मस्तिष्क के द्वारा स्वयं के मन में उत्पन्न होने वाले भावों, उनके प्रतिक्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने वाला, उनको देखने वाला, उनको जानने वाला क्या है, व्यक्ति स्वयं ही होता है। तो अंतर्दर्शन कर्ता एवं अंतर्दर्शन दृष्टा दोनों क्या है, वह व्यक्ति स्वयं ही होता है। तो यह सबसे क्या है, महत्वपूर्ण इसका गुण है। यानी इसमें अंतर्दर्शन कर्ता एवं अंतर्दर्शन दृष्टा दोनों ही व्यक्ति क्या होता है, स्वयं ही होता है। वह स्वयं के मस्तिष्क के द्वारा अपने मन में उत्पन्न होने वाले भावों, क्रिया, प्रतिक्रियाओं का क्या करता है, स्वयं ही निरीक्षण करता है। तो निरीक्षण करता कह लो या अंतर्दर्शन करता कह लो, व्यक्ति स्वयं ही होता है। अगला, क्योंकि हम देखते हैं अंतर्दर्शन विधि में मस्तिष्क के द्वारा स्वयं के मन में उत्पन्न होने वाले भावों का निरीक्षण करता अथवा अंतर्दर्शन करता व्यक्ति स्वयं ही होता है। तो उसको अपने स्वयं के बारे में बहुत जल्दी शीघ्र ही क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और जो शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त होता है वो पूर्णतः सत्य एवं शाश्वत होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोहराए नहीं होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का क्या होता है, स्पष्ट आकलन होता है कि मैं इतना कार्य कर सकता हूँ, इतना कार्य मेरी क्षमताओं के अंदर है, यह इतनी मैं योग्यता रखता हूँ, उसमें किसी भी प्रकार की उसके अंदर दो राय नहीं होती। तो अंतर्दर्शन करता एवं निरीक्षण करता व्यक्ति स्वयं ही होता है, इसलिए उसे स्वयं के बारे में शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या है, पूर्णतः सत्य होता है। तो अगला बिंदु, चूंकि निरीक्षण करता व अंतर्दर्शन करता व्यक्ति स्वयं ही होता है, अतः उसे स्वयं के बारे में शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो पूर्णतः सत्य ज्ञान होता है। जो निरीक्षण करता वह अंतर्दर्शन करता है व्यक्ति क्या है, स्वयं ही होता है, और उसको जो अपने बारे में जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो क्या है, शीघ्र ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और वो ज्ञान क्या पूर्णतः सत्य ज्ञान होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मान लो आपके आस पड़ोस या मोहल्ले में या रास्ते में किसी प्रकार की घटना घटित हो जाती है और आप वहां से निकल कर जा रहे हो, तो आप देखते हो आपने उस घटना को अनदेखा करते हुए आगे निकल गए, तो आप उस घटना के प्रति कितने संवेदनशील हो। उस घटना में किसी व्यक्ति विशेष की यदि मृत्यु हो जाती है या कोई अन्य क्षति किसी प्रकार की होती है, तो उस क्षति के प्रति आप कितने संवेदनशील हो, आपके मन में कितने दुख अथवा शोक संबंधी भाव है, वो कितनी प्रबलता से अथवा उग्रता से आपको क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, ये आप स्वयं ही अपने आप में जानते हो, अन्य कोई व्यक्ति नहीं जानता। तो आप देखते हो जब हम किसी के यहाँ शोक या गमी होती है तो हम वहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए या उसको सांत्वना देने के लिए जाते हैं, तो आप देखते हो व्यक्ति वहां जाकर क्या है, गमगीन माहौल में उसको शोक संवेदना या सांत्वना तो नहीं देता, राजनीतिक बातें या अन्य प्रकार की उलूल जुलूल बातें करना प्रारंभ कर देता है। तो उससे क्या है कि आपके अंदर कितना संवेदनशीलता है, आप उस घटना के प्रति कितने विचारणीय हो, कितने शोक संतृप्त हो, ये उस चीज को दर्शाता है। तो आप देख रहे हो कि यह चूंकि निरीक्षण करता है वह अंतर्दर्शन करता है व्यक्ति क्या है, स्वयं ही होता है, इसलिए उसे स्वयं के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो पूर्णतः सत्य होता है और शीघ्र भी प्राप्त होता है। नंबर 3, अब आप देख रहे हैं क्योंकि अंतर्दर्शन करता एवं दृष्टा व्यक्ति स्वयं है, तो इस प्रकार की अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग केवल व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो अगला बिंदु, चूंकि अंतर्दर्शन करता व
दृष्टा व्यक्ति स्वयं ही होता है, अतः अन्य व्यक्ति द्वारा इसका प्रयोग संभव नहीं है। इसका प्रयोग चूंकि अंतर्दर्शन विधि में मस्तिष्क के द्वारा स्वयं के मन में उत्पन्न होने वाले भावों का, उनकी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करता एवं अंतर्दर्शन करता व्यक्ति क्या है, स्वयं ही है। तो अन्य व्यक्ति द्वारा इस विधि का क्या है, प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति खुद अपने ऊपर ही लागू कर सकता है। अगला आप देख रहे हो, ये अंतर्दर्शन विधि में मस्तिष्क के द्वारा स्वयं के मन में उत्पन्न होने वाले भावों का निरीक्षण करने के लिए क्या है, किसी भी प्रकार के विशेष यंत्रों, उपकरणों की अथवा विशेष प्रयोगशालाओं की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये अत्यंत सस्ती विधि है। कैसी विधि है, सस्ती विधि है। तो सस्ती विधि क्योंकि अध्ययन हेतु विशेष यंत्रों, उपकरणों व विशेष प्रयोगशालाओं की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप देख रहे हो कि चौथा गुण क्या है, कि ये अत्यंत सस्ती विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें अंतर्दर्शन करता व्यक्ति स्वयं ही होता है और उसको स्वयं के निरीक्षण हेतु, स्वयं के मूल्यांकन हेतु, मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की क्रिया एवं प्रतिक्रिया को निरीक्षण करने हेतु विशेष यंत्रों, उपकरणों एवं विशेष प्रयोगशालाओं की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। अगला बिंदु मैंने आपको स्टार्टिंग में बतलाया था कि मनोवैज्ञानिकों ने जो मन में उत्पन्न होने वाले भाव हैं, चाहे वो सुख और दुख का हो, क्रोध अथवा शांति का हो, ईर्ष्या अथवा घृणा अथवा प्रेम का हो, तो इनसे संबंधित भावों का अध्ययन करने के लिए क्या है, सर्वाधिक अंतर्दर्शन विधि को क्या बतलाया, उपयुक्त बतलाया है। तो आप देख रहे हो, भाव, कल्पना, संवेग आदि से संबंधित समस्याओं के अध्ययन हेतु ये विधि क्या है, एक सहायक विधि के रूप में प्रयुक्त होती है। तो अगला बिंदु या अगली विशेषता, भाव, कल्पना व संवेग से संबंधित समस्याओं के अध्ययन हेतु एक सहायक विधि। कैसी विधि है ये, एक सहायक विधि है। तो आप देख रहे हो कि भाव, कल्पना अथवा संवेग से संबंधित समस्याओं के अध्ययन हेतु यह क्या है, एक सहायक विधि है। तो ये किसका गुण है, अंतर्दर्शन विधि का। आप देख रहे हो, कल्पना, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क की कल्पनाएं क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। किसी भी विषय वस्तु को लेकर, किसी भी प्रकरण विशेष को लेकर उसके मस्तिष्क में जो काल्पनिक स्वरूप है, भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। उनको वह व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में उनका निर्माण हो रहा है, कल्पनाओं का निर्माण हो रहा है, वह स्वयं ही जान सकता है, कोई अन्य नहीं जान सकता। तो भाव, कल्पना एवं संवेग से संबंधित समस्याओं के अध्ययन हेतु क्या है, यह एक उपयुक्त विधि है। तो आप देख रहे हो, ये हमने क्या बतलाया है, यह अंतर्दर्शन विधि के गुण है कि मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करने वाला अंतर्दर्शन करता अर्थात दृष्टा क्या है, व्यक्ति स्वयं ही होता है। दूसरा गुण हमने बतलाया, क्योंकि निरीक्षण करता एवं अंतर्दर्शन करता व्यक्ति स्वयं ही होता है, इसलिए उसको स्वयं के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो पूर्णतः सत्य ज्ञान प्राप्त होता है और शीघ्र ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें संभावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। फिर हमने आपको बतलाया, क्योंकि अंतर्दर्शन करता व्यक्ति और दृष्टा दोनों स्वयं ही होता है, अतः अन्य व्यक्तियों द्वारा इस विधि का क्या है, प्रयोग संभव नहीं है। यह सस्ती विधि है, क्योंकि इस विधि में अध्ययन हेतु यंत्रों, उपकरणों एवं विशेष प्रयोगशालाओं की आवश्यकता नहीं होती। और
अगला गुण है भाव कल्पना एवं संवेग से संबंधित समस्याओं के अध्ययन हेतु यह क्या है, एक सहायक विधि है। और हमने बताया किसी भी प्रकार का भाव अथवा कल्पना या किसी भी प्रकार का संवेग या इमोशन से आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, तो वो किस प्रकार का भाव है, वो सकारात्मक है अथवा नकारात्मक है, वो बनावटी है या नेचुरली अथवा प्राकृतिक एवं स्वाभाविक है, वो काल्पनिक है या वास्तविक है, इसका अध्ययन आप स्वयं ही कर सकते हो या आप स्वयं ही जान सकते हो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं जाना जा सकता है। तो भाव कल्पना संवेग से संबंधित समस्याओं के अध्ययन हेतु यह क्या है, एक सहायक विधि है। तो ये इस विधि के क्या हुए, गुण हुए। अब इस विधि का जो अंतिम भाग है वो है दोष अथवा कमियां। तो अगला बिंदु दोष, डिमेरिट्स। डिमेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इसका जो दोष है, पहला दोष वैज्ञानिकता का अभाव। पहला दोष क्या है, वैज्ञानिकता का अभाव, यानी जो अंतरदर्शन विधि है इसको वैज्ञानिक विधि नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस अंतरदर्शन विधि के अंतर्गत व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले भावों, क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का जो निरीक्षण करता है, वो अंतरदर्शन करता है, वो व्यक्ति स्वयं ही होता है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसका निरीक्षण नहीं किया जा सकता। तो अंतरदर्शन विधि द्वारा जो प्राप्त परिणाम है, प्राप्त निष्कर्ष है, उन प्राप्त निष्कर्षों या परिणामों को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वापस पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यह विधि क्या है, वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो वैज्ञानिकता का अभाव, यानी जो अंतरदर्शन विधि है इससे प्राप्त निष्कर्षों को अन्य व्यक्ति द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी इसमें परिणामों की एक रूपता नहीं होती है। भाई हमने अपने मस्तिष्क के द्वारा स्वयं के मन में उत्पन्न होने वाले भावों का निरीक्षण किया, आकलन अथवा मूल्यांकन किया, उसके बाद हमने उनके परिणामों को अथवा निष्कर्षों को लिख दिया कि मैं किसी दुखद घटना के प्रति बेहद संवेदनशील हूँ। लेकिन आप देख रहे हो व्यक्ति जब स्वयं के साथ, स्वयं के घनिष्ठ रिश्ते में यदि कोई संवेदनशील घटना होती है, शोक संतृप्त घटना होती है, तो व्यक्ति फूट फूट कर क्या है, राग विलाप करता है। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति या अन्य जो सबसे संबंध नहीं रखता है उसके साथ घटना होती है, तो व्यक्ति उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो ये आप देख रहे हो साहब कि जो वैज्ञानिकता का अभाव है, यानी इस विधि में जो प्राप्त निष्कर्ष है, उन निष्कर्षों को क्या है, अन्य व्यक्ति द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता कि उनके परिणामों में एक रूपता हो। तो इसलिए यह क्या है, अंतरदर्शन विधि वैज्ञानिक विधि नहीं है। दूसरी चीज हमने आपको बतलाया कि जिस विधि के परिणामों में एक रूपता होती है, बार बार जितनी भी बार अध्ययन किया जाए और हर बार सेम टू सेम परिणाम आता है, तो वो विधि कैसी होती है, वस्तुनिष्ठ होती है। परिणामों की एक रूपता का गुण क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठता कहलाता है। तो जिसमें परिणामों की एक रूपता नहीं होती है वो कैसी है, वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। और जो वस्तुनिष्ठ विधि नहीं होगी वो विश्वसनीय भी नहीं होगी और वैध भी नहीं होगी। तो दूसरा दोष वस्तुनिष्ठता का अभाव। वस्तुनिष्ठता का अभाव, विश्वसनीयता एवं वैधता, वैधता का अभाव। तो आप देख रहे हो भाई, जब परिणामों में एक रूपता नहीं होगी तो उसमें क्या वस्तुनिष्ठता का अभाव होगा। और जब वस्तुनिष्ठता का अभाव होगा तो आप देख रहे हो वह क्या है, विश्वसनीय, उसको आप विश्वास नहीं कर सकते उन विषय के परिणामों पर कि ये परिणाम वास्तव में सत्य हैं अथवा बनावटी परिणाम है। तो आप देख रहे हो जिसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होगा
उसके परिणामों में क्या है, विश्वसनीयता नहीं होगी और उसमें वैधता भी नहीं मानी जाएगी, उसे वैध नहीं कहा जा सकता। अगला दोस्त आप देख रहे हो कि अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करता अथवा अंतर्दर्शन करता एवं दृष्टा व्यक्ति स्वयं ही होता है। तो आप देख रहे हो जब व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में निष्कर्ष निकालेगा, स्वयं के बारे में निष्कर्षों को लिखेगा, तो अपने निष्कर्षों में जो उसके खुद के प्रति नकारात्मक पक्ष होंगे, नेगेटिव कार्य होंगे, नेगेटिव सोच होगी, उसको वो व्यक्त नहीं करेगा, सकारात्मक पक्ष को क्या दर्शाने का प्रयास करेगा, यानी समाज के समक्ष अपना झूठा चारित्रिक स्वरूप प्रस्तुत कर सकता है। तो इसलिए क्या है, ये अंतर्दर्शन विधि का यह भी एक महत्वपूर्ण दोष है। तो इसमें क्या है, अंतर्दर्शन करता व्यक्ति अंतर्दर्शन करता व्यक्ति अपने बारे में झूठा अथवा बनावटी परिणाम प्रस्तुत कर सकता है। यानी जो अंतर्दर्शन करता व्यक्ति है वो अपने बारे में जो नकारात्मक या झूठी बातें होंगी, जो अपमानजनक पक्ष होंगे, उनको क्या है प्रस्तुत नहीं करेगा, उनको छिपा सकता है। तो आप देख रहे हो कि ये भी इसका क्या दोष है, यानी इसके परिणाम पूर्णतः सत्य हो ये आवश्यक नहीं है, अर्थात इससे प्राप्त परिणाम पूर्णतः सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। तो आप देख रहे हैं इससे प्राप्त जो परिणाम है वो पूर्णतः सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। अब आ जाओ अगला दोष। अब अंतर्दर्शन विधि है, तो इसमें आप देखते हो मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना अत्यंत जटिल कार्य है। क्या है, अत्यंत जटिल कार्य है। तो बच्चे, मानसिक रोगी, विक्षिप्त प्राणी अथवा पशुओं द्वारा इस विधि का उपयोग किया जाना संभव नहीं है। तो अगला, यह विधि बच्चों, मानसिक रोगियों, विक्षिप्त प्राणियों एवं पशुओं द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा सकती। यानी ये विधि है, तो आप देख रहे हैं इसमें अंतर्दर्शन करता व्यक्ति क्या है, स्वयं ही होता है, निरीक्षण करता व्यक्ति स्वयं होता है। तो ये छोटे बच्चे हैं, मानसिक रोगी हैं, विक्षिप्त प्राणी है, पागल या अथवा विक्षिप्त क्या है, क्षत विक्षत प्राणी एवं पशु हैं, वो इस अंतर्दर्शन विधि का क्या प्रयोग नहीं कर सकती। अगला बिंदु, क्योंकि आपको बतलाया कि अंतर्दर्शन विधि में जो अंतर्दर्शन करता व्यक्ति है, दृष्टा व्यक्ति है अथवा निरीक्षण करता व्यक्ति है, वह स्वयं ही होता है। तो आप देख रहे हैं जो मानसिक क्रिया या प्रक्रिया है वो सरल एवं स्पष्ट ना होकर क्या होती है, जटिल एवं अस्पष्ट होती हैं, अतः उनका निरीक्षण करना आसान नहीं होता है। तो अगला बिंदु, चूंकि मानसिक क्रियाएं सरल व स्पष्ट न होकर जटिल एवं अस्पष्ट
क्योंकि मानसिक क्रियाएं सरल व स्पष्ट ना होकर जटिल एवं अस्पष्ट होती हैं, अतः उनका अध्ययन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है? संभव नहीं होता है। तो क्योंकि मानसिक क्रिया सरल एवं स्पष्ट ना होकर क्या होती है? जटिल एवं अस्पष्ट होती है, अतः उनका अध्ययन करना क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है अथवा संभव नहीं होता है। एक और चीज आप जानते हो, आपको बताया आत्मनिरीक्षण क्या है? मस्तिष्क के द्वारा स्वयं के मन में उत्पन्न होने वाले भाव का निरीक्षण करना, उनके बारे में जानना, प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आत्मनिरीक्षण कहलाता है। अब आप जानते हो मन क्या है? अत्यंत चंचल प्रकृति का होता है, तुरंत ही क्या होता है? वो परिवर्तित होता रहता है। तो आप देख रहे हैं मस्तिष्क के द्वारा मन में उत्पन्न होने वाले भावों का अध्ययन करना क्या है? अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि मन क्या है? अत्यंत चंचल प्रकृति का होता है, और इसकी चंचल प्रकृति होने के कारण समय काल परिस्थिति अथवा वातावरणीय किसी भी उद्दीपक के या उत्तेजक के प्रस्तुत होने पर तुरंत क्या है? इसकी दशाएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसलिए क्या है? यह अध्ययन करना भी क्या है? अत्यंत दुर्लभ है। तो अगला बिंदु, चूंकि मन अत्यंत चंचल प्रकृति का होने के कारण मस्तिष्क के द्वारा इसमें यानी किसमें? मन में, इसमें उत्पन्न होने वाले भावों का अध्ययन करना कठिन है, क्योंकि समय काल परिस्थिति अथवा वातावरणीय उत्तेजक अथवा वातावरणीय उत्तेजक अथवा वातावरणीय उत्तेजक के अनुसार भाव तुरंत बदल सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तुरंत बदल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं क्योंकि मन क्या है? अत्यंत चंचल प्रकृति का होता है, और वो लगातार किसी भी एक विषय वस्तु पर, एक क्रिया पर क्या स्थिर नहीं होता है, वो तुरंत क्या होता है? परिवर्तनशील बना रहता है। तो समय काल परिस्थिति अथवा वातावरणीय उत्तेजक के अनुसार उसमें भाव भी क्या तुरंत बदल जाते हैं। तो भाई आप देख रहे हैं मस्तिष्क के द्वारा मन की क्रियाओं का या मन में उत्पन्न होने वाले भावों का भी निरीक्षण करना क्या आसान नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे आप आपके सामने मान लो कोई, जैसे बरसात का मौसम है, और आपको यह समाचार मिला कि बरसात के मौसम में जो बस थी वो यात्रा के लिए किसी तीर्थ धाम या तीर्थ स्थल पर गई, और वहां पर वो बस पलट गई है, और उसमें क्या है कि बहुत सारे व्यक्तियों की जान हानि गई है और बहुत से घायल हैं। तो इस घटना को जब आपको पता चलता है तो आप देख रहे हो आपके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके के क्या आते हैं? विचार उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, और आप अपने मन में बहुत आलाप विलाप और प्रलाप कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप वास्तविकता में जब आप देखते हो और जब वहां पहुंचते हो घटना स्थल पर, तो आपको पता चलता है कि जो आपका जो रिलेटिव था या संबंधित व्यक्ति था उसको किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है, और वो क्या पूर्णतः स्वस्थ और कुशल बचा हुआ है। तो आप देख रहे हैं जैसी वातावरणीय उत्तेजक हमने देखा कि हमारा रिलेटिव, हमारा संबंधी क्या पूर्ण तरीके से क्या स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है, तो आपके अंदर जो उत्पन्न होने वाले भाव है वो क्या होते हैं? तुरंत बदल जाते हैं। तो यही क्या है? अंतर्दर्शन विधि का यह भी क्या है? एक महत्वपूर्ण दोष है कि
इसमें क्या है, मन चंचल प्रकृति को होने के कारण क्या तुरंत इसमें उत्पन्न होने वाले भाव क्या बदल जाते हैं। अगला, यह विधि मानसिक क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के अध्ययन तक ही सीमित है। यह विधि क्या है, मानसिक क्रियाओं एवं मानसिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन तक ही सीमित है। तो अगला बिंदु, यह विधि मानसिक क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के अध्ययन तक ही सीमित है। तो यह विधि क्या है, मानसिक क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के क्या है अध्ययन तक सीमित है। तो ये इस विधि का क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण दोष है। अगला बिंदु, तो कितने बिंदु हुए, 7। तो अगला बिंदु है, मन के द्वारा मन का निरीक्षण क्या है, असंभव है। तो अंतर्दर्शन विधि का अगला दोष है, मन के द्वारा मन का निरीक्षण असंभव है। क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया जो अंतर्दर्शन विधि होती है, अंतर्दर्शन विधि में मस्तिष्क के द्वारा मन में उत्पन्न होने वाले भावों का निरीक्षण करता व्यक्ति स्वयं ही होता है। तो आप देख रहे हो कि जो मन है वह मन ही आपका क्या है, वो स्थान है जहां आपके मन में उत्पन्न होने वाले भावों का क्या किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। यानी निरीक्षण स्थल भी आपका मन है और निरीक्षण करता भी कौन है, आपका मन है। इसलिए क्या मन के द्वारा मन का निरीक्षण स्थल क्या, मन के द्वारा मन का निरीक्षण क्या असंभव है, क्योंकि मन ही तो आपका निरीक्षण स्थल है जहां मन में उत्पन्न होने वाले भावों का क्या किया जाना है, मस्तिष्क के द्वारा निरीक्षण किया और जाना है, और वही मन ही आपका क्या है, निरीक्षण करता है। तो इसलिए क्या मन के द्वारा मन में उत्पन्न भावों का निरीक्षण करना क्या है, असंभव है। तो ये आप देख रहे हैं, ये अंतर्दर्शन विधि के क्या है, दोष है जो हमने आपको बिंदुवार समझाए। तो ये आपको यदि हमारा चैनल, हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।